पेज नंबर 164 एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, तो मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इन दोनों को, लेट द गिवन पॉइंट्स बी जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ना उनको ए और बी मान लीजिए। लेट द गिवन पॉइंट्स बी कैपिटल ए 4, -3 एंड कैपिटल बी 8, 5। गिवन रेशियो M1:M2 इज इक्वल टू 3:1। जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है बेटा 3:1। ठीक है, तो अब ये है कि लेट पॉइंट P divides the let point P divides the line point P divides the line joining A and B in the ratio 3:1। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने पी मान लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। अब जैसे ए है तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। ठीक है, अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट बी 3:1। M1 इज इक्वल टू 3, M1 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमसे कहीं गलती ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम M1 X2 जो हम करते हैं, M1 X2 का मतलब क्या है कि M1 को X2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, गलती से हम M1 और X1 ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। M2 X1 करने की बजाय हम गलती से M2 X2 कर देते हैं। तो पहले ना इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। जब आपको इन क्वेश्चंस को करना हो सेक्शन फॉर्मूला पे तो आप लिखना इस तरह से, ये जो ए के नीचे लिखे हुए हैं ना ये है X1 Y1 और ये M1। तो X1 Y1 M1 एक जगह लिख लेना पहले ऐसे, X1 इज इक्वल टू 4, Y1 इज इक्वल टू -3 एंड M1 इज इक्वल टू 3। फिर आप X2 Y2 और M2 लिख लेना। तो X2 इज इक्वल टू 8, Y2 इज इक्वल टू 5 और M2 इज इक्वल टू 1। ये आपने लिख लिया। लिखने के बाद फिर देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, मैं इधर लिख रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 X2 क्या है, देखिए M1 है 3 और X2 है 8, तो 3 × 8 प्लस M2 X1 क्या है, M2 है 1 और X1 है 4, तो 1 × 4
अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 कमा m1 y2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस m2 y1 क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया 3 प्लस 1। तो 3 इंटू 8 24, 1 इंटू 4 4 अपॉन 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 5 15 और 1 इंटू -3 3 प्लस 1 4, 24 प्लस 4 हो गया 28 अपॉन 4, 15 -3 हो गया 12 अपॉन 4, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। तो 7,3 आ गए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। बताइए सभी को क्लियर है इतना? बताइए Yes. पालकी, न्यासा, पावनी, इशिता, इंदर, सक्षम, Yes, sir. सभी Yes, को sir. clear Yes, है? sir. चलिए अक्षत क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6। एग्जाम्पल 7 में क्या है कि वो आपसे रेशो पूछ रहे हैं। तो रेशो निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जो मैं आसान तरीका लेकर चलता हूँ। वो क्या है कि जब भी कभी आपसे रेशो पूछा जाएगा तो रेशो होता है बेटा m1:m2। आप ये कह देंगे कि m1:m2 को आप k:1 एज्यूम कर लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल 7 में देखिएगा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6,10 एंड b 3,-8। सर हाँ जी बोलो। सर ये दोनों फॉर्मूले में सर फर्क क्या है? दोनों में कोऑर्डिनेट्स ही तो हम निकाल रहे हैं। कौन से दोनों फॉर्मूले जो अब मैं बताने वाला हूँ वो? सर नो सर, जो आपने पहले बताए थे। नहीं नहीं, सेम है, सेम है, सेम है। जो कल भी हमने करवाया था ना, तो वो सेक्शन फॉर्मूला के कल क्वेश्चंस नहीं देखे थे हमने। कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस देखे थे और मिड पॉइंट फॉर्मूला के देखे थे क्वेश्चंस। अब सेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं। समझ रहे हैं? सर सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूले में कौन क्या डिफरेंस है? दोनों में कोऑर्डिनेट्स ही तो हमें निकालने हैं। दोनों में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेक्शन फॉर्मूला में तो ये होता है कि रेशो दे रखा होता है कि ये वाला लेंथ बड़ा होगा, ये वाला लेंथ छोटा होगा, या हो सकता है ये छोटा हो ये बड़ा हो। मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट पी है ना, ये इस पूरी लंबी लाइन ए बी को 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। और जब मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो उसको बराबर रेशो में डिवाइड करता है 1:1। यानी कि मिड पॉइंट मतलब कि जो ये लेंथ है एपी और ये लेंथ है पीबी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है कि एक लाइन का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला में क्या आता है कि एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रही है तो वो किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकती है। 3:1 तो आप समझ रहे होंगे कि 3 यानी कि बड़ा बड़ा पोर्शन और 1 यानी कि छोटा पोर्शन। तो ये बड़ा पोर्शन है और ये छोटा पोर्शन है। तो इसलिए पॉइंट पी कहीं पर भी लाई कर सकता है, जो वो रेशो के हिसाब से लाई करेगा। सेक्शन फॉर्मूला में तो ये है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, वो एग्जैक्टली उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। समझ गए? यस सर। अब देखिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 7 है, तो एग्जांपल नंबर 7 में इन्होंने दिया है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6,10 एंड b 3,-8। तो दो पॉइंट्स हैं, एक है a, एक है b। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6,10। a के कोऑर्डिनेट से -6,10, b के कोऑर्डिनेट से 3,-8। 3,-8। अब इनके बीच में कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट लाई करता है P।
और जो बीच में मतलब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट लाई करता है पी, और उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4,6। अब वो ये पूछ रहे हैं ये पॉइंट पी इस पूरी लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, मतलब M1:M2 पूछ रहे हैं। तो जब भी कभी हमसे रेशो पूछा जाता है और बीच में कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, रेशो पूछा जाता है, तो उस रेशो को मैं मान लेता हूं k:1। कैसे? हम ये कहेंगे लेट द रेशो इन विच कैपिटल P divides the join of A and B, A और B के ज्वाइनिंग को P जिस रेशो में डिवाइड करता है उस रेशो को आप मान लीजिए M1:M2 is equal to K:1। M1:M2 is equal to K:1, ये रेशो मैंने मान लिया। तो एक तरह से क्या हो गया, M1 की वैल्यू K हो गई और M2 की वैल्यू 1 हो गई। हम क्या करेंगे, अब ये मेरे पास है x1y1, ये मेरे पास है x2y2, तो मैं ऐसे लिख लूंगा x1 कितना है -6, y1 कितना है 10, और M1 कितना है, M1 है k। x2 y2 और M2, x2 है 3, y2 है -8, और M2 कितना है 1। तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, जो बीच का पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले से ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू -4,6। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकाले जाएंगे भाई, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ लिखिएगा भाई सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। P के कोऑर्डिनेट्स वैसे गिवन है मेरे को, लेकिन निकालेंगे कैसे, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -4,6। ठीक है, अब वैल्यू डालिए बेटा, M1 मल्टीप्लाई बाई x2, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ M1 इंटू x2 कितना हो गया, k इंटू 3 मतलब 3k, प्लस M2x1, तो M2 क्या है 1 और x1 कितना -6, तो 1 इंटू -6 -6 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब k प्लस 1, कॉमा अब y वाला कोऑर्डिनेट M1y2 प्लस M2y1, M1y2 तो k इंटू -8 मतलब -8k प्लस M2y1 तो 1 इंटू 10 मतलब 10 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू -4,6। तो अब जब दोनों कोऑर्डिनेट्स ये इक्वल हैं तो आपकी मर्जी है, चाहे आप x वाले कोऑर्डिनेट को -4 के बराबर रख दो, चाहे आप y वाले कोऑर्डिनेट को 6 के बराबर रख दो, दोनों तरीके से k की वैल्यू सेम आएगी, k की वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकती। तो आप क्या करें, इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट, equating the x coordinates on both sides
3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -4। अब इस k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3k माइनस 6 इज इक्वल टू -4 इंटू k प्लस 1। 3k माइनस 6 इज इक्वल टू -4k और -4 इंटू 1 हो गया -4। अब k वाली टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो गया 3k प्लस 4k और 6 वाली टर्म को उधर ले जाओ तो 6 माइनस 4। तो 3k प्लस 4k हो गया 7k, 6 माइनस 4 हो गया 2, तो k की वैल्यू हो गई 2/7। अब आप चाहे इसको k बोलो चाहे k/1 बोलो, तो इसका मतलब k/1 is equal to 2:7। Therefore, required ratio is m1 is to m2 is equal to 2:7, क्योंकि m1 is to m2 को ही तो मैंने k/1 माना था, तो वो आ गया 2:7। बताइए, समझ गए? इंदर, गरिमा, अक्षत, आदित्य, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में मैं देखूंगा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। एग्जाम्पल 8 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स है ना, उन 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक लाइन बन जाती है स्ट्रेट। उसके बीच में अगर एक पॉइंट लेंगे तो वो इसको एक पार्ट में और 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें ज्वाइन करके मैंने एक लाइन बना दी, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन बना दी, इसके बीच में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, तो वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वो 3 पार्ट्स जो हैं वो इन्होंने बोल दिया कि तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, वो बराबर लेंथ के हैं, तो इसीलिए उसको हम बोल देते हैं ट्राई सेक्शन। बाइसेक्ट होता है ना, बाइसेक्ट यानी कि बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब 2 बराबर हिस्से, और ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 8 में कुछ ऐसा ही समझाया है इन्होंने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज points dividing in 3 equal parts of the line segment joining the points a2 -2 and b -7, 4। तो एक लाइन बना लीजिए सबसे पहले। इधर है a, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, और एक दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट है -7, 4। -7, 4। इनको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक पॉइंट यहां पर ले लो P, एक पॉइंट यहां पर ले लो Q। ठीक है, P और Q ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हो गए। आप ये लिखें लेट P and Q be the 2 points which divide AB into 3 equal parts। That is AP is equal to PQ is equal to QB। AB is equal to PQ is equal to QB is equal to K, ब्रैकेट में लिख देना से। ऐसा मैंने मान लिया, जब भी कभी ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आ जाए या जब भी कभी ऐसा आ जाए कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करेंगे,
आप जो भी पॉइंट्स मानेंगे उन पॉइंट्स की लेंथ को के मान लेंगे कि बराबर बराबर लेंथ है, ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स। तो मैं ये कहूंगा ए से लेकर पी तक की जो लेंथ है ये हो गई के। ऐसे ही पी से लेकर क्यू तक की जो लेंथ है ये लेंथ भी हो गई के। ऐसे ही क्यू से लेकर बी तक की जो लेंथ है ये भी हो गई के। ठीक है। तो तीनों क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमने तीनों की लेंथ को बराबर मान लिया। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए। Yes, sir. यहां तक समझ गए। हाँ। सक्षम क्लियर है। सक्षम। यस सर। ठीक है। सर क्लास के बाद ट्रायंगल से एक डाउट है, वो पूछ सकता हूँ जब खत्म हो जाए? बता देना हाँ। ओके सर। अब देखिएगा कि मैं ये कहूंगा कि अब मेरे पास ए है और बी है। अगर मैं पी की बात करूं तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो m1 रेशो m2 ये क्या हो जाएगा। अगर p की बात कर रहे हैं तो a और b के बीच में मान लीजिए ये q लाई ही नहीं करता, p लाई करता है। तो m1 क्या हो जाएगा, a से p तक का डिस्टेंस हो गया m1 ap इज टू m2 क्या हो गया, p से b तक का डिस्टेंस हो गया m2। तो वो क्या हो गया k प्लस k, मतलब मैं इसको p भी बोलूंगा। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू ये जो ap है ये क्या है k अपॉन pb क्या है k प्लस k मतलब 2k। k से k कैंसिल आउट हो गया। तो m1 रेशो m2 क्या आ गया बेटा बताइए, 1:2। m1 रेशो m2 क्या आ गया, 1:2। ठीक है। अब अब हम ये कहेंगे कि जब मुझे p फाइंड आउट करना है तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और m1 m2 मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा x1 y1 और m1। तो x1 y1 क्या है 2 और -2 और m1 क्या है 1। x2 y2 और m2 x2 y2 क्या है -7 और 4, -7 4 और m2 क्या है k प्लस के यानी कि 2, मतलब m2 कितना है 2। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया। वैल्यू डालो निकालो।
m1 x2 क्या हो जाएगा 1 × x2 यानी कि 1 × -7 तो -7 हो गया। m2 x1 क्या हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4 अपॉन m1 + m2 1 + 2 कॉमा m1y2 क्या हो जाएगा 1 × 4 मतलब 4 प्लस m2y1 क्या हो जाएगा 2 × -2 यानी कि -4 अपॉन m1 + m2 क्या हो गया 1 + 2 -7 + 4 क्या हो गया -3 अपॉन 3 और ये 4 + -4 यानी कि 4 - 4 कट गया तो 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 ही हो जाता है। 3 × 1 = 3 तो ये आ गया -1, 0। तो मेरे पास बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के -1, 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। अब मेरे को ना एक चीज समझ में आती है कि अब जैसे मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्यू जो है वो पी से कितनी दूरी पर है के पर, और क्यू जो है वो बी से भी कितनी दूरी पर है के पर। यानी कि ये जो क्यू है ये पी का क्या, पी और बी का क्या हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप क्या करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए कैसे। लिखेंगे इट इज इजीली ऑब्जर्व्ड it is easily observed that Q is the midpoint of PB. So by midpoint formula, coordinates of Q is equal to क्या हो गया x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। x1 + x2/2 क्या हो गया, अब देखिए Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -1 + -7 यानी कि -1 - 7 कॉमा y1 + y2/2, y1 + y2/2 मतलब 0 + 4/2 -8/2 कॉमा 4/2, 2 4 = 8 और 2 2 = 4 तो -4, 2 -4, 2। बताइए जी समझ में आ गया सभी को कि नहीं? ये हमारे क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो पी और क्यू Yes, ये sir. दो ही पॉइंट्स तो हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए, पी के भी और क्यू के भी। समझ गए सभी बच्चे? सेक्शन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, उस पर मेरे को व्हाट्सएप करो अपना डाउट क्या है। ओके सर। हाँ, अब जरा देखिएगा, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9।
एग्जाम्पल 9, नाइन्थ एग्जाम्पल में है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, ये पूछ रहे हैं. तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस. तो पहले ना दो पॉइंट्स बना लीजिए. पॉइंट्स है 5, -6. ए है, इसको बोल दो 5, -6. दूसरा पॉइंट है बी. बी को बोल दो -1, -4. और इसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये बताना है. तो आप मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, वाई, और इधर नीचे वाई डैश. तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया पी. तो नोट करें, लेट द वाई एक्सिस divides the join of the line AB in the ratio M1:M2 is equal to K:1. तो जब भी रेशो पूछा जाता है ना, जब भी रेशो पूछा जाता है तो मैं उस रेशो को K:1 ले लेता हूँ. अभी बताया था क्वेश्चन पहले. ठीक है. अच्छा, अब ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि 5, -6 और -1, -4 ये है. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर. तो लिखें लेट द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स ए बी एट कैपिटल पी. वो ए बी को कैपिटल पी पर इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस. ये हमने मान लिया. अब क्या करेंगे, अब देखिएगा. तो ये जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. मैं ये जानता हूँ कि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है. ठीक है. और अगर मान लीजिए यहीं दे रखा होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है. वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0, ये याद रखिएगा. तो इसलिए ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर ही तो लाई कर रहा है ये पॉइंट पी. तो इस पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, तो उसको 0, वाई मान लिया. तो हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. पी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 0, वाई. और पी के कोऑर्डिनेट्स जब हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे, जब हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे तो फॉर्मूला लिख दो पहले. तो m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y. अब ना x1 y1 m1 और x2 y2 m2 ये एक जगह लिख लूंगा मैं. हम ऐसे लिख लेते हैं x1 y1 और m1. x1 y1 क्या है, 5 और -6. और m1 क्या है, m1:m2. ये रेशियो तो निकालना है. तो m1 हो गया k और m2 हो गया 1. x2 y2 ये है, तो x2 -1 y2 -4 और m2 क्या है 1. m2 है 1. अब इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो m1 x2 क्या हो गया, k × -1 मतलब -k
प्लस m2x1 क्या हो गया 1 इंटू 5 मतलब 5 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया k प्लस 1 कॉमा m1y2 क्या हो गया k इंटू -4 मतलब -4k और m2y1 1 इंटू -6 मतलब -6 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y। ठीक है, तो देखिए ये जो y है, इस y की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस x की वैल्यू तो 0 पता है। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को, दोनों तरफ वाले x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास जो अननोन है k वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट ऑन बोथ साइड्स, equating the x coordinate on both sides x कोऑर्डिनेट क्या माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नीचे k प्लस 1 है, ऊपर माइनस k प्लस 5 है, तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर ले गए, माइनस k इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, k इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, k अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। जो रेशो मुझे निकालना था वो मैंने k इज टू 1 ही तो माना था। ठीक है, देयरफॉर required ratio is m1 is to m2। तो ये क्या हो गया 5 is to 1। समझ गए जी, बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अब इन्होंने ये कहा था ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी बताना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। वाई कोऑर्डिनेट और निकालना है, तो जैसे मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, लिखेंगे और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ equating the y coordinate of इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा -4k -6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू y। ये हो जाएगा। और k की वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी, तो यहाँ वैल्यू डालो -4 इंटू 5 -6 अपॉन k प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 इज इक्वल टू y। -20 -6 कितना हो गया -26 अपॉन 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू y। तो 2 3 जा और 2 13 जा, तो y की वैल्यू हो गई -13/3। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, y।
0 कॉमा वाई, तो 0 कॉमा -13/3, 0 कॉमा -13/p। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है, इसके जैसा एग्जाम्पल मैंने कल आपको करवाया था, तो जरा एग्जाम्पल नंबर 10 अभी करें सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 10, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 अभी करें। अच्छा, मैं एक नंबर भेजा था, अगर डाउट है तो उस पर भेज दो। क्लास के बाद भेज दूँ। बेटा क्लास के बाद मेरी दूसरी क्लास है ना, तो मैं उस टाइम बता नहीं पाऊंगा, अभी बता देता हूँ 5 मिनट में। बताइए, एग्जाम्पल नंबर 10 कितने बच्चों का हो गया है? आदित्य हो गया, आदित्य, अक्षत, आदित्य और अक्षत हो गया है। गरिमा, इंदर, सर कर रहा हूँ अभी। ठीक है। इशिता, न्यासा, ठीक है, करिए। पावनी और सक्षम, तुम दोनों बताओ। सर हो गया। हो गया? सक्षम, हो गया सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जो अननोन वेरिएबल है वो है p, उसकी वैल्यू निकालनी थी। एक्सरसाइज 7.2 जो है, एक्सरसाइज 7.2 में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग कर लेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट आए, वो मैं आपको कल बताता हूँ। आज के लिए इतना कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? सभी को क्लियर है ना? इतना करिएगा, और जो बच्चे होमवर्क कर लेंगे, करने के बाद में मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।